I'm starting where I have left. Next point, from here onwards, estate generals would be elected by active citizens. अब यहाँ से एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू एस्टेट जनरल्स को इलेक्ट किया जाता है. कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से. एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? अगेन यू हैव टू रिकॉल 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री. उसमें आपने पढ़ा था कि एक्टिव सिटीजन्स स्पेशल स्टेटस दिया गया था कुछ सिटीजन्स को ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स दे यूज टू पे. अगर आपको एक एक्टिव सिटीजन रेवोल्यूशनरी फ्रांस में बनना था तो आपको एक लेबर की 3 days की वेजेस के इक्वल टैक्स पे करना पड़ता. और बाकी आपको पता था, अगर आपको नेशनल पता है, वैसे तो अगर आपने पढ़ा है तो नेशनल असेंबली में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए थी अमॉन्ग दो 745 मेंबर्स, तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की ब्रैकेट में आना जरूरी था. सो हियर ऑनवर्ड्स एस्टेट जनरल्स, जो कि पहले नोबिलिटी, क्लर्जी एंड मोनार्की चूज किया करती थी, अब एक्टिव सिटीजन्स इनको चूज करेंगे, एस्टेट जनरल्स को. नेक्स्ट, बॉडी ऑफ एस्टेट जनरल्स कन्वर्टेड इनटू नेशनल असेंबली. अब एस्टेट जनरल्स की जो बॉडी थी, थर्ड एस्टेट members, representatives of third estate, when they gathered in Indo tennis court of Palace of Versailles on 20 June 1789. ये वही एस्टेट जनरल्स हैं जो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हुए. नेक्स्ट वन, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड. अब न्यू हाइम्स, हाइम्स क्या होते हैं? हाइम्स पेट्रियोटिक एंड रिलीजियस सॉन्ग्स को कहा जाता है. तो न्यू हाइम्स कंपोज किए गए. हाइम्स मींस पेट्रियोटिक एंड रिलीजियस सॉन्ग. कंपोज करना मींस बनाना, उनको क्रिएट करना. सो न्यू हाइम्स वर कंपोज. प्लेज लिया गया यहाँ पे. अब ये हाइम्स किसके लिए? होल्ड ऑन, ओथ को मैं बाद में बताता हूँ. पहले हाइम्स किसके लिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए हमारा. हाइम्स किसके लिए? रेवोल्यूशनरीज के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेक्स्ट, ओथ pledge ली गई that we will not allow any foreign power or any internal power to destroy our nation, or you can say nationality. जो इन्होंने अब नेशन क्रिएट किया था, नेशन स्टेट क्रिएट किया था, इसको ये डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे. एंड इन्होंने हमेशा लपात्रे को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे प्लेज ली, ओथ ली. नेक्स्ट वन, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड. मार्टियर्स मींस शहीद. मार्टियर्स मींस शहीद. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, उन लोगों को यहाँ पे कमेमोरेट, श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया बाय द पीपल. नाउ अब देखिए, फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, थर्ड पॉइंट को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो फर्स्ट 2 पॉइंट तो 9th स्टैंडर्ड से ही है. अब मैंने आपको ऑलरेडी जो वीडियो मैंने इससे पहले बनाई, उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा. सो उस वीडियो में मैंने यही मेंशन किया कि 9th कितना जरूरी है. दिस इज फाउंडेशन ऑफ सोशल स्टडीज. आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, दीज थिंग्स विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू ऑल. नाउ नेक्स्ट वन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वाज प्लेस्ड. पहले भी सेंट्रलाइज था, अब भी सेंट्रलाइज है. बट पहले क्या था? मोनार्की, सिंगल पर्सन के हाथ में पावर था, जो कि डेस्पोटिक और टायरेनिक थी, ऑटोक्रेटिक थी. लेकिन अब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस किया गया, जो कि किसके अंडर में था? ये अंडर में था नेशनल असेंबली के. अब किंग जो था वो टिट्यूलर हेड था, जस्ट लाइक आवर प्रेसिडेंट. रियल पावर रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट टिट्यूलर हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट. जस्ट लाइक दैट मोनार्की, जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, तो टिट्यूलर हेड बन के रह गया था किंग. रियल पावर नेशनल असेंबली के हाथ में थी. तो पावर सेंट्रलाइज्ड होगी एज वेल एज डिवाइड होगी इन नंबर ऑफ ऑर्गन्स. नाउ यूनिफॉर्म लॉज वर मेड. लॉज को यूनिफॉर्म किया गया. लॉज को यूनिफॉर्म करने का मतलब लॉ सभी के लिए सेम है. डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम क्लैरिक एस्टेट, यू कैन से क्लर्जी से हैं आप एरिस्टोक्रेसी से हैं, आप नोबिलिटी से हैं, आप मोनार्की से हैं, या आप जेंट्री क्लास से हैं, या आप फार्मर हैं, सभी के लिए लॉ सेम कर दिया गया. दैट इज लॉ ऑफ द लैंड, यूनिफॉर्म फॉर ऑल. नाउ सभी के लिए सेम होना मतलब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज क्या है? चुंगी कर, जिनको पहले कहा जाता था चुंगी कर, अब नहीं.
अब कहा जाता है बट हिंदी में, बट बेसिकली हम इंग्लिश में ही ज्यादातर चीजों को, जो भी हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। तो कस्टम ड्यूटीज क्या थी? आप अगर फ्रांस में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते, फ्रांस में अगर आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, एक सिटी से दूसरी सिटी अगर मूव करते, तो आपको कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती, बीइंग अ ट्रेडर, तो इससे टाइम वेस्ट होता, एज वेल एज ट्रेडर का बेनिफिट रिड्यूस होता। तो ट्रेडर्स क्या करते, वो अपनी नियर बाय लोकेलिटी में ही ट्रेड करते, वो बाहर जाके ट्रेड नहीं किया करते। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो फ्रेंच इकोनॉमी थी वो आगे और प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। 1781 से लेके 1789 तक का पीरियड आप देख चुके, इकोनॉमिक स्लम ऑलरेडी फ्रांस ने झेला। तो नेशनल असेंबली ने सोचा व्हाट वी नीड टू डू टू मेक आवर इकोनॉमी डायनामिक, हमें तेज कैसे करना है अपनी इकोनॉमी को। तो उन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश कर दी। अब कोई भी ट्रेडर एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकता था विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। इससे क्या हुआ, फ्रेंच इकोनॉमी को बूस्ट मिला। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स वाज सेट, न्यू मेजर्स वर अडॉप्टेड। अब यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया, अगेन यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जर्मन कन्फेडरेट की बात करूंगा मैं, जर्मनी, तो आगे आएगा ये टॉपिक। एलए, इट वॉज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ, इट वॉज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ। ये परसिस्ट किया करता था, ये प्रिवेल करता था जर्मनी में। जर्मनी के अलग अलग प्लेसेस आपकी बुक में गिवन है, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, फ्रैंकफर्ट, इन सभी प्लेसेस में एलए का जो मेजरमेंट था वो वैरी करता था। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है। बट वहां पे क्या था, एलए वैरी करता था। एलए की जो मेजरमेंट थी, कहीं पे ये 55.2, कहीं पे ये 53.5, कहीं पे ये 65.2, अलग अलग मेजरमेंट हुआ करते थे। अब इससे क्या, एक ट्रेडर हूं, मान लो मैं एक ट्रेडर हूं, अब मुझे फ्राइबर्ग टू न्यूरमबर्ग बुक में गिवन है, जो हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग अगर आपको मूव करना था या फ्राइबर्ग टू न्यूरमबर्ग आपको मूव करना था, तो नंबर ऑफ कस्टम बैरियर्स आते थे, बुक में 11 मेंशन्ड है आपकी। सो नंबर ऑफ कस्टम बैरियर्स आया करते, तो हर एक कस्टम बैरियर पे आपको क्या करना पड़ता, दोबारा से मेजरमेंट करनी पड़ती। क्यों, एलए सेम नहीं था, कहीं पे 65 है, 65 सेंटीमीटर का एक एलए है, तो कहीं पे 56 सेंटीमीटर का एक एलए, तो उसकी मेजरमेंट रीमेजरमेंट होगी। अब ये टाइम कंज्यूमिंग था, और जितनी भी बिजनेस, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, इन सभी के लिए टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर टाइम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इनका बेनिफिट उतना रिड्यूस होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहां पे इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल के फॉर्म में इस तरह के जो मेजरिंग यूनिट्स परसिस्ट करते थे, प्रिवेल करते थे, वो एक ऑब्स्टिकल थे। तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया गया स्टैंडर्ड सिस्टम, जैसे 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर वो राजस्थान में 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स है, तो ये केरला में भी सेम होगा, जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट, रीजनल डायलेक्ट्स were discouraged and French became common language for entire France as it was written and spoken in Paris. जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी, यू नो अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में अगर आप जानते हैं तो मोर देन 1500 डायलेक्ट्स प्रिवेल इन इंडिया, मोर देन 1500 डायलेक्ट्स हैं इंडिया में, 1500 भाषा उपभाषाएं सबको मिला लो अगर आप, तो वैसे फ्रांस में भी होंगी। तो उस टाइम पे फ्रांस में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थी, उन सभी लैंग्वेजेस को सप्रेस किया गया, यू कैन से उन सभी लैंग्वेजेस को हटाया गया और सभी को यहां पे परसुएड किया गया, कंपेल किया गया दैट यू हैव टू स्पीक ओनली फ्रेंच लैंग्वेज टू क्रिएट कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल। अगर आप वही लैंग्वेज बोलोगे, मैं वही लैंग्वेज बोलूंगा, तो हमारी आइडेंटिटी कॉमन हो गई। सो लोगों को यहां पे परसुएड किया गया, कंपेल किया गया दैट यू हैव टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज ओनली as it was written in Paris and spoken in Paris. पेरिस में मेनली सारी लैंग्वेजेस को छोड़ के फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती थी। एज वेल एज एक और पॉइंट बताऊं आपको, अगर आप यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा एलीट, हाई क्लास, एरिस्टोक्रेसी,
आपकी सुप्रीमेसी को, यू आर सुप्रीम, उस चीज को शो करती है, तो वो कौन सी लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज फ्रेंच लैंग्वेज। जो भी अपनी सुप्रीमेसी को, जो भी अपनी एलीट क्लास को शो करना चाहता है, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। एंड दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक इन सेम चैप्टर इन दैट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटालियन यूनिफिकेशन। वहां पे काउंट कमीलो बेंजो डी केवर जो चीफ मिनिस्टर थे, वो इटालियन था। अब वो इटालियन से बेटर फ्रेंच बोलते थे। वी विल सी इट लेटर, होल्ड ऑन।